स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले अपना जो अध्याय चल रहा है क्रियात्मक विकास, उसमें हम लोगों ने पिछली बार मैंने आपको बताया था कि नवजात शिशु के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, सामान्य क्रिया और विशिष्ट क्रियाएं। सामान्य क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जहां शरीर के भाग एक सिंक्रनी में काम करती हैं। सिंक्रनी का मतलब है हमारे शरीर की अगर राइट साइड में कुछ गति हो रही है तो वो स्वमेव दूसरी साइड में भी वही गति होती है। तो नवजात शिशु में जो भी एक्टिविटीज वो करते हैं, वो हाथ चलाएंगे तो दोनों चलाएंगे, पैर चलाएंगे तो दोनों चलाएंगे। आप उनके एक हाथ के अंदर कोई उद्दीपक देंगे तो स्वतः दूसरी तरफ के हाथ में भी वही क्रिया उसकी देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने बच्चे के एक हाथ के अंदर, आप बच्चे के नवजात शिशु के हाथ के अंदर अगर आप कुछ भी रखेंगे, अपनी उंगली भी रखेंगे, तो बच्चा उसको तुरंत जोर से पकड़ लेता है। तो वो मुट्ठी जो उसकी एक तरफ है वो अपने आप स्वयं दूसरी तरफ भी बंद हो जाती है, इसलिए उसको हम कहते हैं सामान्य क्रियाएं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम विशिष्ट क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। विशिष्ट क्रिया में ही होता है बच्चों कि हम कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस दें। स्टिमुलस का मतलब कुछ उद्दीपक दें, किसी चीज से हम किसी गतिविधि को प्रेरित करते हैं तो उसको हम कहते हैं उद्दीपक। तो अगर कोई भी उद्दीपक किसी अंग विशेष को दिया जा रहा है तो उस अंग विशेष में एक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं विशिष्ट क्रिया। विशिष्ट क्रिया को हम विशिष्ट क्रिया की श्रेणी में रिफ्लेक्स एक्शन भी आते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स क्रियाएं, इन्हें हम कहते हैं प्रतिवर्त क्रिया या सहज क्रिया भी कहते हैं। प्रतिवर्त क्रिया या सहज क्रिया क्या होती है, पहले तो आप ये समझिए। अभी आप देखिए, अगर हम क्लास में बैठे हुए हैं, है ना, और मैं आपकी तरफ एक चौक उठाकर फेंकूं तो जिस बच्चे की तरफ चौक आती है उसका रिएक्शन क्या होता है, एकदम से वो नीचे हो जाता है। आप कुछ सोचते हैं नहीं, तुरंत आपके शरीर के अंदर एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। हमारे शरीर के अंदर जैसे मैं ये हाथों को मूवमेंट कर रही हूँ या मैं चल रही हूँ, ये सारी गतियां हमारी गतियां होती हैं, ऐच्छिक गतिविधियां होती हैं। रिफ्लेक्स क्रियाएं जो होती हैं वो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। वो हमारे शरीर में हमें रक्षा के लिए प्रकृति प्रदत्त है। आपकी आंखों में कोई तेज रोशनी डालता है तो आप तुरंत आंख बंद कर लेते हैं, हमारी आंख स्वयं बंद हो जाती है। हम तवे को छूते एकदम से हमारा हाथ हट जाता है। ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो ऐच्छिक क्रिया है और रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंस क्या होता है, जो उनमें डिफरेंस ये होता है कि हमारा मैक्सिमम जो मूवमेंट्स होते हैं वो हमारे प्रमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन हमारा मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र का भाग केवल प्रमस्तिष्क ही नहीं है। प्रमस्तिष्क से पीछे की तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर मेरुरज्जु गया हुआ है। मेरुरज्जु भी हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट है और इस मेरुरज्जु से कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो प्रतिवर्त क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनका, जैसे हमने किसी गर्म चीज को छुआ तो हमारी नर्व्स इस मैसेज को पहुंचाती हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड या हमारी मेरुरज्जु तुरंत प्रतिक्रिया देती है और हट जाता है। तो हमारा ये एक्शन जो है बहुत तीव्रता से हो जाता है। जो जिन चीजों का मैसेज मस्तिष्क तक जाएगा, क्या होगा, सारी तंत्रिका मेरुरज्जु में जाएगी, मेरुरज्जु से जाएगा हमारे मस्तिष्क के अंदर, तो समय लगेगा। तो प्रतिवर्त क्रियाएं हमारे मेरुरज्जु से ही नियंत्रित होती है, मस्तिष्क तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये तुरंत होती हैं। इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, स्पॉन्टेनियस एक्शन और तुरंत स्वयं स्वस्फूर्त क्रियाएं हम इनको कह सकते हैं। नवजात शिशु में इन रिफ्लेक्सेस का बहुत महत्व है। कैसे महत्व है बेटा, कि एक नवजात शिशु, कोई भी बालक जब जन्म लेता है तो चिकित्सक डॉक्टर जो होते हैं वो उनके रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। हमारे एक प्रकृति ने हमें कुछ रिफ्लेक्सेस दे रखे हैं जन्म के समय से, और उन रिफ्लेक्सेस को चेक करके डॉक्टर को ये पता चलता है कि ये जो बालक जिसने जन्म लिया है ये बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल और हेल्दी है या नहीं है। अगर रिफ्लेक्सेस नहीं है कुछ, उसमें कुछ बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, मैं आपको कुछ ही रिफ्लेक्सेस का परिचय दूंगी, लेकिन इन रिफ्लेक्सेस के आधार पर पता चलता है कि शिशु का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सही है अथवा नहीं है। कुछ रिफ्लेक्सेस की अनुपस्थिति दर्शाती है कि उसके मस्तिष्क में
कोई विकृति रह गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नवजात शिशु में जो रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। मैं आपको केवल परिचय देने के लिए कुछ मुख्य 4-5 रिफ्लेक्सेस के विषय में बताऊंगी। तो सबसे पहले है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स जो होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि नवजात शिशु जो होता है उसके अगर होठों के पास किसी भी तरफ के गाल पे हल्का सा आप किसी भी चीज से छुएंगे तो बच्चे का मुंह स्वतः उधर की तरफ टर्न हो जाता है, उसकी गर्दन टर्न हो जाती है और उस वस्तु को मुंह में लेने की कोशिश करता है, और इधर का करेंगे तो इधर घूम जाएगी। ये रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, ये बेसिक रिफ्लेक्स होता है। और इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि ये बालक के अंदर बालक को माँ की निप्पल ढूंढने के लिए, दूध पीने के लिए माँ की निप्पल ढूंढने में मदद करता है, उसको प्रेरित करता है कि निप्पल की दिशा में घूमकर वो अपने मुंह को एडजस्ट कर ले। ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है रिफ्लेक्सेस में लुप्त होने की आयु, मतलब उनके कब लुप्त होते हैं। ये रिफ्लेक्सेस शुरू में होते हैं जब हमारी ऐच्छिक क्रियाएं विकसित हो जाती हैं, तो धीरे धीरे ये लुप्त हो जाते हैं। तो रूटिंग रिफ्लेक्स जो है ये 3 सप्ताह तक देखने को मिलता है। उसके बाद भी बच्चे घूमते हैं, लेकिन वो उसकी ऐच्छिक क्रिया होती है। यहाँ 3 सप्ताह तक वो प्रकृति प्रदत्त है। और रूटिंग रिफ्लेक्स अगर बाद की अवस्था में देखा जाए तो वो दर्शाता है कि बालक के अंदर सेरिब्रल पाल्सी नामक रोग हो सकता है। सेरिब्रल पाल्सी, सेरिब्रल का मतलब होता है प्रमस्तिष्क, पाल्सी का मतलब होता है पक्षाघात, या जिसको हम आम बोलचाल में कहते हैं लकवा, मतलब मस्तिष्क के किसी हिस्से में अगर लकवा आ गया तो ये रूटिंग रिफ्लेक्स बाद में भी देखने को मिल सकता है। दूसरा रिफ्लेक्स जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है सकिंग रिफ्लेक्स। ये एक ऐसा रिफ्लेक्स है बच्चों जिसके बिना मानव का जीवित रहना ही मुश्किल होता है। हमारी प्रजाति जो है जीवित है इसलिए क्योंकि बच्चा दूध पीना जानता है। तो इसका महत्व ये है कि वो है, और ये कैसा होता है? स्थायी होता है। स्थायी होता है मतलब अभी भी हमारे मुंह में कोई कुछ रख दे तो हम उसको सक करना शुरू कर देते हैं। ये रिफ्लेक्स सकिंग का जो है बहुत आवश्यक है और ये स्थायी प्रकृति का होता है। तीसरा रिफ्लेक्स है आई ब्लिंकिंग। आई ब्लिंकिंग का मतलब होता है पलक झपकाना। पलक झपकाने का मतलब आप लोग जानते हैं कि जब भी हमारे आंखों के ऊपर तेज रोशनी पड़ती है तो हम तुरंत आंख बंद कर लेते हैं। तो इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है रक्षात्मक। ये हमारी रक्षा करता है, हमारी आंखों की, नेत्रों की रक्षा करता है कि तेज फोकस जो है वो हमारी तेज लाइट हमारी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए आंख बंद हो जाती है। ये भी एक स्थायी प्रकृति का है। एक है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स जो होता है बड़ा भिन्न प्रकार का है, इसलिए मैंने इसको रखा है। मोरो रिफ्लेक्स जो है इसमें क्या होता है कि अगर हमने बच्चे को हाथ में ऐसे पकड़ रखा है और उसका एकदम से उसके नीचे का सपोर्ट को एकदम से कर दिया तो बच्चा, इसको हम आम बोलचाल में कहते हैं ना, चमक जाता है। या जिस सरफेस के ऊपर, जिस सतह के ऊपर हमने बच्चे को लिटा रखा है उसके ऊपर उसके पास में बहुत जोर से आवाज की जाए तो बच्चे का रिएक्शन क्या होता है? एकदम से वो अपने दोनों हाथों को खोलता है और चमक जाता है और अपने दोनों हाथों को, पैरों को अंदर समेट के ले आता है और जोर से रोने लग जाता है। ये रिफ्लेक्स का महत्व क्या है? कहते हैं कि शायद ये हमारे अंदर हमारे पूर्वजों के उससे आ गया है कि आपने अभी भी देखा है बंदर के बच्चे जो होते हैं अपनी माँ को क्लिंग कर लेते हैं, उनको कस के पकड़ लेते हैं। तो ये शायद उस समय का कुछ वो रह गया। इसका अलग से कोई महत्व नहीं है अभी हमारे मानव में, लेकिन बच्चे के अंदर ये देखा जाता है। तो ये हमारे पूर्वजों की वो मिली हुई है विरासत, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मोरो रिफ्लेक्स जो होता है ये 6 माह की अवस्था तक रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। फिर है बच्चों फार्मर ग्रास्प। मैंने आपको बताया अगर बच्चे की हथेली में आपने कुछ रख दिया है तो बच्चा उसको कस के पकड़ लेगा, और आप विश्वास नहीं करेंगे बच्चों कि उनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि आप बच्चे की दोनों हथेलियों के ऊपर अपनी उंगली पकड़ा दीजिए तो इतना कस के पकड़ लेता है, उसके सहारे आप उसको लटका तक सकते हैं। मतलब सोचिए, और वो छोड़ता नहीं है। ये ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स होता है और ये लुप्त होता है 3 से 4 माह के अंदर। और ये रिफ्लेक्स का महत्व क्या है बेटा? ये आगे जाके हमारी पकड़ने संबंधी कितनी सारी क्रियाएं हैं उन सब क्रियाओं का आधार होता है। तो ये रिफ्लेक्सेस जो होते हैं बेटा, अब रिफ्लेक्सेस मैंने आपको गत्यात्मक विकास के अंतर्गत क्यों पढ़ाए हैं? गत्यात्मक विकास
एक्चुअली इसके ऊपर भी विद्वानों में मत है कि रिफ्लेक्सेस क्या हमारे मोटर डेवलपमेंट का आधार है, रूट है अथवा नहीं है। इसमें दो पक्ष हैं, दो मत हैं। एक मत का मानना है कि जो हमारी ये इस तरह की जो रिफ्लेक्सेस के दौरान जो हम गतिविधियां करते हैं, धीरे धीरे यही हमारी ऐच्छिक क्रियाओं का आधार बनती है। जैसे पामर ग्रास रिफ्लेक्स हम देखते हैं कि बच्चा जब उसको पकड़ता है तो वो पकड़ना सीखता है, लेकिन पकड़ने के अंदर कितनी सारी भिन्न क्रियाएं होती है। बच्चा उंगली पकड़ता है, अलग मूवमेंट है। वो चम्मच पकड़ता है जब खाने के लिए, तब उसकी अलग मूवमेंट होता है। जब वो क्रेयॉन्स के लिए कुछ लिख रहा है, तब हमारी मांसपेशियों का अलग मूवमेंट होता है। तो क्या ये रिफ्लेक्सेस इतनी सारी क्रियाओं का आधार है? तो कुछ लोगों का मानना है और कुछ का मानना है कि ये नहीं है, केवल ये बच्चों के तंत्रिका तंत्र के हेल्दी होने का वो बताते हैं। लेकिन कई रिफ्लेक्सेस देखे गए हैं, जैसे बच्चों का है, बच्चे जब पकड़ना सीख लेते हैं तो आगे बढ़ाकर किसी चीज को ढूंढना, पकड़ना, उस तक पहुंचना, ये उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से देखा गया कि एक स्टेपिंग रिफ्लेक्स भी होता है। स्टेपिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जैसे आपने बच्चे को खड़ा कर दिया है ना, और उसके पैर किसी समतल सतह पर टिका दिए, तो बच्चा एकदम से कदम ताल करने लगता है। तो ये देखा गया कि जिन बच्चों को निरंतर ये वाली गतिविधि करवाई गई, इस रिफ्लेक्स की प्रैक्टिस करवाई गई, उन बच्चों ने चलना, उन बच्चों की तुलना में जिन्होंने नहीं करवाई थी जिनको ये क्रिया, उनकी तुलना में उन्होंने थोड़ा कुछ सप्ताह पहले ही चलना फिरना आरंभ कर दिया था। तो ये कुछ मैंने आपको रिफ्लेक्सेस के बारे में बताया है, ये नवजात शिशु में देखे जाते हैं। अब हम देखते हैं क्रियात्मक कौशल। क्रियात्मक कौशल क्या होते हैं बेटा? क्रियात्मक कौशल वो होते हैं जो अपनी मांसपेशियों के, अस्थियों के समन्वय से होते हैं, और ये ऑटोमेटिक होते हैं। ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक का अर्थ आप सब समझते हैं, और स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब एकदम से तुरंत अपने आप होते हैं और बिना किसी लड़खड़ाहट के होते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट वाले जो मूवमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कौशल। जैसे कौशल चम्मच पकड़ने का कौशल, बॉल को फेंकने का कौशल, चलने का कौशल, लिखने का कौशल, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का कौशल, ये सब कौशल है विभिन्न प्रकार के। कौशलों के अंदर हमारी मांसपेशियों का बहुत महत्व होता है। इसमें कुछ कौशल के अंदर हमारी बड़ी मांसपेशियां और कुछ के अंदर हमारी सूक्ष्म मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। पहले मैं बताऊंगी आपको विभिन्न प्रकार के कौशल, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बाल्यावस्था को गत्यात्मक कौशल की दृष्टि से सबसे आदर्श अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सब जानते हैं बालकों का शरीर बहुत लचीला होता है, और लचीली चीज को आप किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं। तो हमारे जो बच्चे होते हैं उनका शरीर इतना लचीला होता है, तो नई नई गत्यात्मक कौशल सीखना उनके लिए आसान हो जाता है। बच्चों, आपने कभी किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अगर देखा हो, जिसके पक्षाघात हो गया हो या लकवा आ गया हो, उस व्यक्ति को जब वापस चलाया जाता है, जैसे उसने चलना फिरना उसका बंद हो गया, फिर उसकी फिजियोथेरेपी की जाती है, चिकित्सा की जाती है, खूब एक्सरसाइज करवाई जाती है, फिर वो चलना सीख लेता है। लेकिन जो एक नॉर्मल प्राकृतिक चाल होती है वो उसकी कभी भी नहीं लौटती है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर उतना लचीला नहीं है। तो बालकों का शरीर लचीला होता है, इसलिए इस एज में को कोई भी कौशल सिखाना आसान होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, चीन वैसे तो हमारा प्रतिद्वंदी है, लेकिन वहां पर वो जो बच्चों का स्पोर्ट्स में देखिए, जिम्नास्टिक्स में देखिए, उनका इतना जाता है कि वो इतनी छोटी उम्र से बच्चों को इतनी कड़ी ट्रेनिंग देते हैं, जिसके लिए मानव आयोग तो हल्ला भी मचाता है कि इतने छोटे बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं, और वो बच्चे बड़े प्रोफिशिएंट हो जाते हैं। तो आरंभिक अवस्था से जिनको सिखाया जाता है कौशल, वो सीख जाते हैं। दूसरा है, पहले से सीखे हुए कौशल उनके पास नहीं होते हैं। मतलब एक खाली स्लेट पे कुछ लिखना आसान है, लिखी हुई स्लेट पे कुछ लिखने के लिए पहले आपको पहले वाले को मिटाना पड़ेगा, फिर नया सिखाना पड़ेगा, तो वो मुश्किल होता है। अब छोटे बच्चों ने पहले में और कुछ नहीं सीख रखा था, उसके लिए कोई भी नया कौशल सीखना उतना ही आसान हो जाता है। तीसरा है, बच्चे बड़े एडवेंचरस होते हैं। एडवेंचरस मतलब हम लोग तो डरते हैं, झिझकते हैं, शर्माते हैं,
अभी आपसे में से कितने लोगों से मैं पूछूंगी कि तुम लोगों को साइकिल कितनी चलानी आती, 50% को नहीं आती, चलो मैं तुमको सिखाती हूँ, चलो अपन चलते हैं, नहीं मैम। तो ये सकुचाहट जो होती है वो ये हमारे को रोकती है कुछ करने के। बच्चों में ऐसी कोई हिचक नहीं होती, वो बड़े एडवेंचरस होते हैं। दूसरा, उनकी बड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासु, वो जानना चाहते हैं हर चीज को, इसलिए कोई भी चीज उनके लिए सीखने का उनका खुद का भी मानस बहुत ज्यादा होता है, प्रेरणा होती है उनके अंदर। तीसरा है वो रिपीटिशन को पसंद करते हैं, लव करते हैं। आपको बार बार मैं एक ही क्रिया को दोहराना कहूँ तो आप बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाती हूँ। लेकिन छोटे बच्चे आप देखिए, आपको याद है अपने बचपन में ABCD जाने कितनी बार लिखी होगी, रोज लिखते थे, ऊपर से लेके नीचे तक ए रिपीट करना, बी कितने आसानी से कर लेते थे हम रिपीटिशन। ऐसे ही बच्चे क्या होते हैं, कोई भी क्रिया हो, बच्चा पलंग पे चढ़ना उतरना सीखता है, बार बार करेगा। वो सीढ़ी चढ़ना सीख जाएगा, वो बार बार चढ़ेगा उतरेगा। वो कोई भी क्रिया जो भी करते हैं उसको बार बार दोहराना पसंद करते हैं। इससे उनकी वो सीखने में उसको कौशल में विकसित भी हो जाती है, उनकी आदत भी बन जाती है और उनके लिए ठीक भी रहता है। अगला कारण क्या है कि उनके ऊपर बहुत कम जिम्मेदारी होती है। हम भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि हम वो कार्य चाहते हुए भी नहीं कर पाते। हमारे पास समय का अभाव है, हमारे पास ऊर्जा का अभाव है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने में हमारी ऊर्जा का व्यय हो जाता है। तो ये सब देखते हुए बाल्यावस्था कौशल सीखने के लिए आदर्श अवस्था है। बच्चों, आज का लेक्चर मैं अपना यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।